Hello students, welcome back to my channel. So after so long I am back on my YouTube channel. So today I am going to start with a new chapter of physics of class 9th, that is gravitation. So it is a very important chapter, okay? तो आई वॉन्ट कि आप लोग इस चैप्टर को भी जैसे आपने मेरे प्रीवियस चैप्टर्स पढ़े हैं उसी वैसे ही आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ें. ओके मैं इस चैप्टर को थोड़े अलग वे में करवाने वाली हूँ. एक्चुअली मैं जैसे जैसे मैं इस चैप्टर को आपको समझाई जाऊंगी ना, उसके साथ साथ ही मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी करवाऊंगी. दैट कि आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे आपको इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं. क्योंकि होता क्या है, बच्चों को न्यूमेरिकल पता होता है कि क्या है, इसमें क्या फॉर्मूला लगना है, बट दे डोंट नो हाउ टू अप्रोच दैट न्यूमेरिकल. सो इन दिस चैप्टर में इसके साथ साथ ही मैं आपको वो सारे क्वेश्चन साथ में सॉल्व करवाती जाऊंगी. ठीक है. सो इसलिए आपको ये वीडियोस पूरी की पूरी देखनी पड़ेंगी, अदरवाइज आपको कुछ समझ नहीं आएगा. ठीक है. जैसे कि आपने पिछले 2 चैप्टर्स पढ़े होंगे अपने फिजिक्स के, दैट इज मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. अगर आपको वो चैप्टर्स अच्छे से आते हैं तो आपको ये चैप्टर डेफिनेटली बहुत अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि वही चीज़ें चलेंगी, वही वर्ड्स. जैसे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर करवाया था दैट इज मोशन, उसमें मैंने आपको कहा था कि ये जैसे जैसे आप आगे चैप्टर्स में बढ़ी जाओगे ये वर्ड्स यूज होंगे. जैसे उसमें हमने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब पढ़ा था. अब इस चैप्टर में आपको एक्सेलरेशन का मीनिंग नहीं बताएंगे कि क्या है, इसमें डायरेक्ट वर्ड्स यूज होंगे. तो इसलिए आपको पता होना चाहिए. आपके तभी कह रही थी मैं उस टाइम भी, मैंने आपको यही बोला था कि आपके बेसिक्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं. ओके. सो हम बहुत मज़े से ये चैप्टर को करेंगे, बिल्कुल बिना कोई टेंशन के. ठीक है. सीधे हर चीज़ का मैं बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगी. हर चीज़ क्यों है, कैसे है, क्या है ये ग्रेविटेशन, क्या है, कहाँ से आया, क्यों आया, इसने क्या चेंजेस लेके आए ये हमारे यूनिवर्स में, हमारी अर्थ में, वगैरह वगैरह, दैट ऑल थिंग्स. सो आई वॉन्ट कि आप ये वीडियो बहुत अच्छे से देखें, और अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ आती यू हैव टू वॉच दिस वीडियो अगेन. ओके. मैं बहुत धीरे धीरे से चलूंगी एंड वी विल कवर इट एज सून एज पॉसिबल. ओके. एज वी नो कि सीबीएसई ने सिलेबस रिड्यूस कर दिया हुआ है ड्यू टू दैट पैंडेमिक. सो इस बार आपको अप टू मास एंड वेट तक ही आना है, उसके आगे आपको टॉपिक्स नहीं आने ग्रेविटेशन के. सो देर आर 4 टॉपिक्स इन दिस चैप्टर विच वी विल कवर. आई थिंक 4 to 5 लेक्चर्स में चैप्टर कवर हो जाएगा. ओके. फिर साथ साथ में तो मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी, क्वेश्चंस करवाऊंगी, बट आफ्टर दैट आई विल मेक मोर वीडियोस ऑन न्यूमेरिकल्स. ठीक है. जिससे आपको पता लगे कि हाउ टू अप्रोच विद दैट न्यूमेरिकल्स. ठीक है. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर द ग्रेविटेशन, दैट जो इस चैप्टर का नाम ही है, दैट इज ग्रेविटेशन, वो क्या है. ठीक है. फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हम न्यूमेरिकल जो उसके ऊपर बेस्ड है वो करेंगे. ओके. हम देखते हैं कि ग्रेविटेशन क्या है. ग्रेविटेशन का मतलब समझते हैं क्या है. ग्रेविटेशन इज अ अट्रैक्टिव फोर्स. ग्रेविटेशन क्या है? एक अट्रैक्टिव फोर्स है. मतलब एक फोर्स है जो कि अट्रैक्ट करती है. किसको अट्रैक्ट करती है? अट्रैक्ट करती है 2 ऑब्जेक्ट्स को. जो ये एक टाइप की फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट दैट हैव मास. सपोज दीज 2 आर द पेन्स. ओके. These are 2 objects. This is one object. This is another object. They both have masses, right? ग्रेविटेशन फोर्स इन दोनों के बीच में लग रही है. ग्रेविटेशन फोर्स इन दोनों के बीच में लग रही है, जिसकी वजह से ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. दैट इज अ ग्रेविटेशन फोर्स. ठीक है. ये अब आपको बाद में मैं समझाती हूँ कि क्यों. हम कह तो रहे हैं कि ये ग्रेविटेशन फोर्स है, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करे, बट ये अट्रैक्ट हो क्यों नहीं रहे हैं. ये ऐसे के ऐसे क्यों. मैं अगर इसको एक पास लेके जाऊंगी तब ये जाके एक दूसरे के साथ चिपकेंगे, अदरवाइज ये वहीं के वहीं रहेंगे. क्यों ऐसे हो रहा है ये हम बाद में देखेंगे. बस आप ये समझो कि ग्रेविटेशन क्या होती है. आपको अगर डेफिनेशन आ जाए व्हाट इज ग्रेविटेशन फोर्स और व्हाट इज ग्रेविटेशन, यू जस्ट हैव टू राइट दैट ग्रेविटेशन इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट्स दैट हैव मासेस. दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में, हम इस चैप्टर में जब भी बात करेंगे हम पूरे यूनिवर्स में ही करेंगे, यूनिवर्स को लेके ही करेंगे, नॉट ओनली फॉर द अर्थ, पूरे यूनिवर्स में. कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है जो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रही है, दैट इज अ ग्रेविटेशन फोर्स. इससे आपकी डेफिनेशन भी हो गई है कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या होती है. ठीक है. द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पुल्स ऑब्जेक्ट टुगेदर. वही हमने कहा कि फोर्स ऑफ जो ग्रेविटेशन है, द ग्रेविटेशन फोर्स है, वो एक
पुल्स ऑब्जेक्ट मतलब कि ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे की तरफ पुल करती है, जो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे की तरफ पुल करती है. फॉर एग्जाम्पल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट सच एज बुक्स, चेयर्स एक्सेट्रा. आप ये डायग्राम भी देखो ध्यान से, दैट दीज आर टू ऑब्जेक्ट्स, दिस इज ऑब्जेक्ट ए, दिस इज ऑब्जेक्ट बी. ठीक है, क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पे फोर्स लगा रहा है, ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए पे फोर्स लगा रही है. दैट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इन दोनों में क्या लग रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये होती है ग्रेविटेशन फोर्स. ठीक है, आपको समझ आ गया ग्रेविटेशन क्या है. ग्रेविटेशन एक फोर्स है. सेकेंडली आपको ये बताना चाहिए कि हम मतलब फोर्स, अब आपको एक चीज क्लियर हो रही है कि फोर्सेस के भी नाम है. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस जो आप आगे फर्दर पढ़ोगे. अभी आप पढ़ रहे हो ग्रेविटेशन फोर्स, आगे आपको मैग्नेटिक फोर्स भी आएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी आएगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी आएगी. ये ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस. इस चैप्टर में हम सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स का पढ़ रहे हैं. ठीक है, बिकॉज हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, ग्रेविटेशन है. एंड सेकेंड वन मोर थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू गाइस. अब आपको पता लग गया है बहुत अच्छे से कि ग्रेविटेशन क्या होती है, जो इस चैप्टर का नेम ही है. ठीक है, आई डोंट थिंक कि अब आपको कोई भी डाउट रहेगा इस चीज में. बट नाउ द क्वेश्चन जो अराइज हो रहा है, ये ग्रेविटेशन आई कहाँ से, कौन लेके आया इसको, हमें मतलब किसने बताया कि ग्रेविटेशन कोई चीज है. तो आपने न्यूटन का नाम तो सुना ही है, राइट. आपने इस ग्रेविटी वर्ड भी बहुत बार सुना होगा, राइट. आपने ये स्टोरी भी बहुत बार सुनी होगी कि न्यूटन जो थे वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे. उनके ऊपर आके एक एप्पल गिरता है और उनके दिमाग में ये कंसेप्ट आ जाता है कि ये चीज मतलब एप्पल नीचे गिरा है तो अर्थ उसको अपनी तरफ कोई फोर्स लगा रही है अर्थ, जिसकी वजह से एप्पल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया और वो नीचे गिर गया एप्पल. ठीक है, बट एग्जैक्टली स्टोरी क्या थी मैं आपको अभी बताती हूँ. कोई कहते हैं कि न्यूटन कोई एप्पल ट्री के नीचे नहीं बैठे हुए थे, वो तो अपने आराम से अपने हॉस्टल में थे, जहाँ पता नहीं स्कूल में थे. ऐसे कुछ हुआ था, वो विंडो से बाहर देख रहे थे, तो उनके विंडो के बाहर एक गार्डन था जिसमें एक एप्पल ट्री था. उन्होंने वहां से विंडो से उस एप्पल ट्री को देखा और उन्होंने देखा कि एप्पल नीचे गिर रहा है, एप्पल पेड़ से टूट के नीचे गिर रहा है. ठीक है, उन्होंने तब उनके दिमाग में आया कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिर रहा है, ये लेफ्ट क्यों नहीं जा रहा, राइट क्यों नहीं जा रहा, ऊपर क्यों नहीं जा रहा, वाई, वो नीचे ही क्यों आ रहा है. ये स्टोरी थी. अब आपके बुक्स में एप्पल ट्री की स्टोरी दी हुई है कि वो एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे. तो ये अभी हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि एग्जैक्टली स्टोरी क्या है, वो आप जाने दो. बस आपको इतना बताना चाहिए कि ये सब चीज स्टार्ट हुई थी, न्यूटन लेके आए थे, न्यूटन ने ये एप्पल के साथ ये स्टोरी एक हिसाब से बनाई है. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन ने कहा था कि उन्होंने जब देखा कि वो अर्थ एप्पल जो है वो अर्थ की तरफ आ रहा है. ठीक है, एप्पल गिरा वो सीधा नीचे गिरा, अर्थ पे गिरा. क्यों वो लेफ्ट नहीं गया, क्यों वो राइट नहीं गया, क्यों वो ऊपर नहीं गया, क्यों वो कहीं और साइड नहीं गया, नीचे ही क्यों आया, सीधा ही नीचे क्यों आया. ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि एप्पल जो था वो रेस्ट पे था. फिर एप्पल की क्या हुई, वो नीचे आया. ऑब्वियसली एप्पल क्या रेस्ट से मोशन में आया. इट मीन्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तब आता है जब उसके ऊपर कोई फोर्स लगती है, राइट. उसके ऊपर कोई फोर्स लगती है, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ. तो उन्होंने देखा कि अर्थ जो है वो कोई फोर्स लगा रही है उस एप्पल की तरफ. ओके, एप्पल अर्थ की तरफ आ रहा है, एप्पल कहीं और नहीं जा रहा है. इट मीन्स कि अर्थ जो है उस एप्पल की तरफ कोई फोर्स लगा रही है. उन्होंने तब इस फोर्स को नाम दे दिया था ग्रेविटेशन फोर्स. आफ्टर रिसर्च ऑन इट उन्होंने फिर इस फोर्स को नाम दे दिया था ग्रेविटेशन फोर्स. ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन उन्होंने कहा था कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स. उन्होंने कहा कि हर ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट्स यूनिवर्स में हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं विद सर्टेन फोर्स. ऑब्वियसली अब जैसे मैंने आपको कहा कि ये पेन और ये पेन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. रेस्ट पे थे, ये भी रेस्ट पे था. ये मोशन में अट्रैक्शन के लिए क्या आएगा, इनकी मोशन आनी पड़ेगी. तो मोशन कब आती है, जब इनके ऊपर कोई फोर्स लगती है. मोशन कब आती है, जब इनके ऊपर कोई फोर्स लगती है. तो उन्होंने उस फोर्स का नाम दे दिया ग्रेविटेशन फोर्स. ठीक है, सो द फोर्स विद विच टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स. अब आपको समझ आया कि कहाँ से ये ग्रेविटेशन आई, कैसे इसाक न्यूटन ने ये सब मतलब बताया, कैसे उनके दिमाग में ये स्ट्राइक हुई.
ठीक है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन राइज होता है कि अगर उन्होंने कह दिया कि यूनिवर्स में हर चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, हर चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, तो ये पेन एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे, है ना। अगर एप्पल अर्थ के ऊपर गिरा, मतलब अर्थ ने अपनी तरफ एप्पल को अट्रैक्ट किया, तो एप्पल ने क्यों नहीं अर्थ को खुद की तरफ अट्रैक्ट किया। दोनों चीजों में होनी चाहिए ना, ये नहीं कि एक ही पेन लगा रहा है ये भी पेन लगा रहा है, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स लग रही है, ये भी ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है, ये भी ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है। तो जब एप्पल ने अर्थ ने एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया, एप्पल उसकी तरफ चला गया, बट अर्थ क्यों नहीं उठ के एप्पल की तरफ आई। ठीक है। सिमिलरली अगर यूनिवर्स की हम बात करें, यूनिवर्स में जैसे हम अपने प्लैनेट्स की बात करें, हमारे अर्थ के अराउंड मून घूमता है, हमें पता है, तो मून क्यों नहीं अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा, वाई दे आर नॉट कोलाइडिंग। क्यों जो अर्थ के अराउंड जब मून घूम रहा है, अर्थ के अराउंड ऐसे से मून घूम रहा है, वो क्यों नहीं आगे इसमें बच जाता। वो इसलिए होता है, क्यों नहीं, मतलब कोलिजन्स क्यों नहीं हो रही है। अगर सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, है ना, हम कहते हैं ना सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, तो क्यों नहीं प्लैनेट सारे सन में कोलाइड हो रहे, अगर सब चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। इन सब के पीछे एक ना एक रीजन है, वो हम धीरे धीरे देखते हैं क्या रीजन है। पहले तो आप देखो, पहले हम इसको छोड़ेंगे, इस टॉपिक पे हम बाद में आते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं कि जब इस न्यूटन ने ये सब स्टडी किया, तो उन्होंने क्या दिया, क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सल लेवल पे बात करते थे, वो तो कि उन्होंने पूरे यूनिवर्स में बात करी, मतलब यूनिवर्सल लेवल पे बात करी, तो उन्होंने इस ग्रेविटेशन के ऊपर एक लॉ ही दे दिया, उन्होंने इस ग्रेविटेशन के ऊपर एक लॉ दे दिया, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्योंकि उन्होंने कह दिया कि पूरी दुनिया में ये चीज एप्लीकेबल हो रही है, पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है विद सम फोर्स। ठीक है। तो उन्होंने इसके ऊपर एक लॉ ही दे दिया कि वो कैसे अट्रैक्ट कर रहा है, किस फोर्स के साथ। हमने कह दिया कि दो ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट कर रहे हैं विद द फोर्स, अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि ये दोनों मोशन में आ रहे हैं, तो मोशन में क्यों आ रहे हैं, फोर्स की वजह से आ रहे हैं। तो वो फोर्स का क्या है, मतलब वो फोर्स कितनी फोर्स के साथ आ रहे हैं, वो वेरी करती है फोर्स। क्या होता है, हर ऑब्जेक्ट, चाहे ये पेन है, इनमें भी सेम फोर्स से वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे एप्पल जो था वो अर्थ के ऊपर गिर रहा था, वो भी सेम फोर्स के साथ ही गिर रहा था। क्या ये वेरी करती है, क्या ये सब चीजें हम अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में देखेंगे। ठीक। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें बताता है, जिसको हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं, जो हमें न्यूटन ने दिया था। उसके अकॉर्डिंगली इट स्टेट्स दैट एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल विद द फोर्स। यहां तक तो हमें लाइन समझ आती है। ठीक है। एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द पार्टिकल्स। मीन्स ये देखो, उन्होंने बोला कि दो पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं विद सम फोर्स, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है। इस पार्टिकल का भी मास हमने स्टार्टिंग में कह दिया था कि जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब अट्रैक्शन हो रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स दैट हैव मासेस, मतलब ऑब्जेक्ट ए का भी कोई मास है, ऑब्जेक्ट बी का भी कोई मास है, दैट इज m2, दैट इज m1। तो उन्होंने कहा कि जो फोर्स के साथ ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के प्रोडक्ट के। means which is directly proportional to that force is directly proportional to the product of masses of the particles. Product of masses of the particle, product means multiplication, that is m1 into m2. बात समझ आई क्या है कि it states that every particle in the universe attract every other particles with the force. Every particle in the universe attract every other particle with the force. एंड जो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रही है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके और इसके मास के प्रोडक्ट पे, इस ऑब्जेक्ट के और इस ऑब्जेक्ट के दोनों के मासेस के प्रोडक्ट पे ये फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मींस अगर इसका मास और इसका मास ज्यादा होंगे तो इनके ऊपर फोर्स भी ज्यादा लगेगी। ठीक है, इनके ऊपर फोर्स भी ज्यादा लगेगी। अगर इनका मास कम होगा तो इनके ऊपर फोर्स भी कम लगेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है ना कि अगर एक चीज ज्यादा हो रही है उसके साथ दूसरी चीज भी ज्यादा हो रही है, एक चीज कम हो रही है तो उसके साथ दूसरी चीज भी कम हो रही है। ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और इनके बीच में कोई डिस्टेंस भी है,
डिस्टेंस हमेशा एक बात याद रखना, कभी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब हम डिस्टेंस लेते हैं उसके सेंटर में से लेते हैं। तो जो इनके बीच में डिस्टेंस है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। जो फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों चीजें समझ आई आपको कैसे है कि फोर्स मास के, दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट डिस्टेंस के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वो कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो समझो। देखो ये सपोज करो ये एक मेरा मैग्नेट है, दिस इज एन आयरन नेल, ठीक है। जब मैग्नेट और आयरन नेल बहुत दूर दूर हो जाएंगे, जब मैग्नेट और आयरन नेल दूर दूर हो जाएंगे तो क्या ये मैग्नेट इस आयरन नेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा? दूर दूर मतलब इनकी डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, तो क्या इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी? नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? आप खुद करके देख लेना। जब आप मैग्नेट और आयरन नेल को दूर दूर रखोगे ना, जब डिस्टेंस ज्यादा कर दोगे तो उनमें फोर्स कम हो जाएगी, उनमें फोर्स कम हो जाएगी। जैसे आप पास लेके आओगे वो एकदम चिपक जाएंगे। क्यों? डिस्टेंस कम हो गई, फोर्स साथ में ज्यादा हो गई। तो वही चीज यहाँ पे एप्लीकेबल हो रही है कि अगर मैं फोर्स बढ़ा दूं, अगर मैं डिस्टेंस इंक्रीज कर दूंगी तो मेरी फोर्स कम हो जाएगी, अगर मैं डिस्टेंस इंक्रीज कर दूंगी तो फोर्स जो है कम हो जाएगी, और अगर मैं डिस्टेंस कम कर दूंगी तो फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। वो आपको पता लग गया कैसे होएगी, ठीक है ना। आपको मैंने एप्लीकेशन के थ्रू ही समझा दिया है कि क्यों होगी। क्योंकि अगर जब आप देखते भी हो, जब आप मैग्नेट लेते हो, आप कुछ आयरन नेल लेते हो, जब आप उनको दूर दूर कर देते हो तो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, क्योंकि उनमें डिस्टेंस ज्यादा है, उनके ऊपर कोई फोर्स मतलब फोर्स चार्ज नहीं आ रहा। बट जैसे आप उसको डिस्टेंस कम कर देते हो वो साथ में एक दूसरे के साथ चिपक जाती है, क्योंकि उनमें फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है। दैट फोर्स इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स हियर, ठीक है। सो अब इन दोनों को हम इकट्ठा कर देंगे। F is directly proportional to mass of m1 and m2, or product of m1 and m2, and inversely proportional to d square। बात समझ आई ये कैसे आया? ठीक है। बस ये क्या कर रहे हैं हम, जो न्यूटन ने हमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था उसको हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में चेंज कर रहे हैं। बस इसी चीज को हमने एक मैथमेटिकल वे में लिख दिया, ठीक है। अब ये फिर कांस्टेंट आ गया, अब कांस्टेंट को तो हमें हटाना पड़ेगा। तो जब हम कांस्टेंट को हटाएंगे तो यहाँ पे ये कांस्टेंट g के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? g के इक्वल होता है। बाकी सब सेम 1 m2, ये मैं डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन ही होता है, आप डॉट डालो चाहे मल्टीप्लीकेशन डाल दो वो आपकी मर्जी, ओवर टी स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला विच इज एप्लीकेबल ऑन द न्यूमेरिकल। जितने भी आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर ज्यादा आपको न्यूमेरिकल आने हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज योर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहाँ पे ये जी, अब हमें पता लग गया एफ क्या है, जो जिस फोर्स के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। m1 m2 क्या है? इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस है। d क्या है? इनके बीच में जो डिस्टेंस है। पर ये g क्या है? यहाँ पे ये g है, ये g हमेशा याद रखना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दिस g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मीन्स इसके सामने यूनिवर्सल क्यों लिखा है? क्योंकि आप यूनिवर्स में कहीं पे भी चले जाओ, चाहे अर्थ के अलावा कोई और प्लेनेट पे भी चले जाओ, हमेशा जी की वैल्यू सेम ही रहनी है। जी हमेशा सेम ही रहना है। ये जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। इस जी की वैल्यू भी है, वो मैं आपको बताती हूँ वो क्या है। तो पहले हम देख लेते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ जी क्या है, इस जी का एसआई यूनिट क्या है, ठीक है। फोर्स का हमें पता है न्यूटन है, मास का हमें पता होता है केजी होता है, और डी का मतलब डिस्टेंस का हमें पता है मीटर है। बट इस जी का ऐसा यूनिट क्या है वो हम निकाल लेंगे। वो कैसे निकाल लेंगे? वो निकालेंगे, ये जो डी है इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई इनटू डी स्क्वायर। ये ऊपर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएंगे दोनों? डिवाइड इनटू जी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जी इक्वल्स टू एफ इंटू डी स्क्वायर m1 इंटू m2, ठीक है। तो f का ऐसा यूनिट न्यूटन, d का मतलब डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर, मीटर का क्या? स्क्वायर। m1 और m2 का मतलब m1 मास, मास का ऐसा यूनिट kg, और इसका ऐसा यूनिट kg, ठीक है।
तो ये क्या बन गया, जी इक्वल्स टू न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये केजी क्या हो गए, केजी का स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जी इक्वल्स टू न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2। ये जब ऊपर चला जाएगा, इसको मैं ऊपर ले गई तो यहाँ पे ये 2 प्लस हो रहा था, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ये केजी डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे अब ये क्या होने लग पड़ा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होने लग पड़ा। तो हमारे पास आ गई हमारी जी का एसआई यूनिट, दैट इज न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू केजी माइनस 2। ये हमारा इजिली निकल आया। अब आई डोंट थिंक आपको कभी भी भूलेगा, कभी भी आपको भूलेगा तो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हो। ठीक है, एक और चीज, अब यहाँ से हमें जी पता लग गया क्या होता है, जी की हमें ऐसा यूनिट भी पता लग गई। अब हम देखते हैं जी की एग्जैक्टली वैल्यू क्या होती है। हमने क्या बोला कि इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मींस इसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। तो जी की वैल्यू होती है जी इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ जी, जो हमेशा कांस्टेंट रहनी है। ओके, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और ये हमें किसने दी थी, हेनरी कैवेंडिश ने। ये कि हेनरी कैवेंडिश एक नाम का साइंटिस्ट था जिन्होंने हमें जी की वैल्यू दी थी। जो न्यूटन थे, उन्होंने तो हमें ये बता दिया कि जी एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, बट उन्होंने इसकी वैल्यू नहीं हमें दी कुछ भी। पर हमें वैल्यू तो पता होनी चाहिए। तो ये वैल्यू फिर हमारे पास आए थे हेनरी कैवेंडिश, उन्होंने बोला कि मैं इसकी वैल्यू दूंगा। तो उन्होंने इसके लिए भी एक डेरिवेशन सॉल्व की, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, उसके थ्रू फिर ये उनके पास ये वैल्यू आई थी जी की। ठीक है, आई थिंक अब इसके साथ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली क्या है। हाँ जी, वन मोर थिंग, अगर आपको इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आता है व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ, मतलब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और व्हाट इज न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो यू हैव टू फर्स्ट गिव द डेफिनेशन ऑफ दैट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड देन यू हैव टू डू दिस डेरिवेशन। आपको ये डेरिवेशन देनी है, उसके बाद आपको अगर एसआई यूनिट, अगर आपका वेटेज ज़्यादा है क्वेश्चन की, यू हैव टू गिव दैट एसआई यूनिट और जी की वैल्यू। ठीक है, आपको इस हिसाब से क्वेश्चन के साथ अप्रोच करना है। ठीक है, अब हम 2 टॉपिक्स हमने इसमें बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। ग्रेविटेशन क्या आती है, न्यूटन कैसे ग्रेविटेशन को लेके आए थे, उन्होंने क्या सोचा था, एंड नेक्स्ट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके।